जो आज के वीडियो लेक्चर में हम तीसरे महान मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की विषय में बात करेंगे। उनका सामान्य परिचय और उन्होंने कैसे मुग़ल सिंहासन को प्राप्त किया, इस बारे में बात होगी। जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में। उसके बाद मुग़ल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर दो राजकुमारों के बीच खुला युद्ध छिड़ गया। जहांगीर के मरने पर साम्राज्ञी नूरजहां के समर्थन से राजकुमार शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, मगर शाहजहां ने आसिफ खां की सहायता से उसका विरोध किया और युद्ध में विजयी होने के पश्चात उसने सत्ता ग्रहण की। उस समय वह दक्षिण में था, लेकिन शाहजहां के जो ससुर थे आसिफ खान और राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीतिक चाल चली, जिसके तहत पहले खुसरो के लड़के, खुसरो कौन था? खुसरो जहांगीर का बड़ा पुत्र था, जिसने खुद शुरुआत में ही जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था और जिसको जहांगीर ने अंधा करवा दिया था और बाद में शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी थी। खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बिठाया। शाहजहां ने पहले अपने भाइयों और सिंहासन के अन्य सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया और अंत में दावर बख्श को समाप्त करके 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसीलिए इतिहासकारों ने दावर बख्श को बलि का बकरा कहा गया है, जिसे कि पहले बहुत स्नेह के साथ हष्ट पुष्ट किया जाता है और अंत में उसकी बलि दे दी जाती है। लगभग 30 वर्षों तक शाहजहां ने शासन किया और उसका यह शासनकाल मुग़ल इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस समय मुग़ल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। साम्राज्य की विशालता, सुदृढ़ता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव को देखते हुए कई इतिहासकारों ने शाहजहां के काल को मुग़ल इतिहास के स्वर्ण युग की, गोल्डन एज ऑफ मुग़ल हिस्ट्री की संज्ञा दी है। परंतु इस परंपरागत विचारधारा के आलोचक इतिहासकार भी कई सारे हैं जो ये कहते हैं कि शाहजहां का शासनकाल एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स है, जिसमें एक और उन्नति की प्रगति है और तो दूसरी ओर ऐसी समस्याएं भी हैं जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बीज बोने में सहायक सिद्ध हुई। इन आलोचकों के अनुसार शाहजहां के शासनकाल की बाहरी आभा अथवा चमक धमक भीतर के गहन अंधकार को छिपाने में असमर्थ है। शाहजहां के शासनकाल का मूल्यांकन करने से पहले उसकी विभिन्न नीतियों की समीक्षा करना आवश्यक है और इन नीतियों पर 250 शब्दों में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और अक्सर 500 शब्दों में शाहजहां के शासनकाल का मूल्यांकन आपसे पूछा जाता है। तो दोनों ही दृष्टियों से पहले आपको उसकी नीतियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा और तदुपरांत हम उसके पूरे शासनकाल का मूल्यांकन कर पाने में समर्थ होंगे। तो हम एक एक करके शाहजहां की नीतियों को देखेंगे। शाहजहां को उत्तराधिकार में एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य प्राप्त हुआ था। केवल दक्षिण में मुग़ल सत्ता का सुदृढ़ीकरण अभी तक नहीं हो पाया था। जहांगीर के समय में अहमदनगर की समस्या का निश्चित समाधान नहीं हो सका था, बल्कि मलिक अंबर के विरोध ने मुग़लों की सैनिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर भी डाला था। समस्या वैसे के वैसे बनी हुई थी, बल्कि प्रतिष्ठा पर बुरा असर और पड़ा था। शाहजहां ने दक्षिण की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया। वह पहला मुग़ल सम्राट है जिसने सत्ता में आने से पहले भी दक्षिण में सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था और जिसे दक्षिण की परिस्थितियों का अच्छा खासा ज्ञान था और व्यक्तिगत अनुभव भी था। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर का राज्य कमज़ोर भी हो चुका था, अतः दक्षिण में उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई थीं। अब हम बात करेंगे शाहजहां की दक्षिण नीति की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण दक्षिण के सिया राज्यों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। ये आक्षेप लगाया जाता है उसके ऊपर, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जो शाहजहां की नीति थी वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वो खुद बहुत महत्वाकांक्षी था। साम्राज्य विस्तार के लिए बजाय दक्षिण था, बाकी उत्तर भारतों के हाथ में था।
तो इतिहासकार कहते हैं कि उसकी दक्षिण नीति उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, परंपरागत विजय कामना और विरासत में मिली नीति का परिणाम थी। लेकिन दोनों ही विचार विश्वसनीय नहीं हैं। शाहजहां की नीति का विकास दक्षिण में जो बार बार बदल रही परिस्थितियां थी उनके अनुरूप हुआ। एक्चुअली 1629 में खान जहां लोदी ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था और अहमदनगर के शासक ने उसकी सहायता की थी, जो कि शाहजहां को अच्छा नहीं लगा। तो शाहजहां अहमदनगर को सबक सिखाना चाहता था। इसके अलावा उस शाहजहां ने व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव भी किया था कि अहमदनगर के जो शासक हैं वो मुगलों के खिलाफ षड्यंत्र और करते हैं, और उनके षड्यंत्रकारी शत्रुतापूर्ण व्यवहार का अंत केवल अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर ही संभव था। इसलिए उसने 1632 में अहमदनगर को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तात्कालिक रूप से अन्य दक्षिणी राज्यों की विजय के पक्ष में वह नहीं था और केवल उन तक मुगलों के परोक्ष प्रभुत्व को बनाए रखने में ही उसकी रुचि थी। वो चाहता था सब सारे दक्षिण के राज्यों को जीतना और उन पर अधिकार करना वो नहीं चाहता था, बस वो चाहता था कि मुगलों का वहाँ पर प्रभाव बना रहे। उसने 1636 तक बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को भी संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। तब यह पाया कि दक्षिण के शासक मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे, उसे निर्धारित नजराना या कर देंगे और मुगलों द्वारा इन राज्यों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। बीजापुर के किसी भावी आक्रमण से गोलकुंडा की रक्षा का आश्वासन मुगल सम्राट ने दिया। इन संधियों द्वारा मुगलों का प्रभाव दक्षिण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। देखो भाई, अहमदनगर को तो उसने जीत लिया और बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ संधि कर ली। इससे दक्षिण में मुगल प्रभाव अपने हाईएस्ट पर, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसी वर्ष शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। वह 1644 तक इस पद पर रहा और पुनः 1653 से 57 तक भी 2 बार उसे दक्षिण में नियुक्त किया गया था। औरंगजेब ने दक्षिण में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए और वहां कृषि के पुनरुद्धार के उपाय भी किए। दक्षिणी राज्यों के साथ औरंगजेब के मतभेद भी प्रकट होने लगे। नजराने की धनराशि के निर्धारण और दक्षिणी राज्यों के सामंतों को संरक्षण देने के प्रश्न पर बीजापुर और गोलकुंडा के साथ औरंगजेब की युद्ध की संभावनाएं भी पैदा हुई, मगर दारा शिकोह के हस्तक्षेप के कारण युद्ध नहीं हुआ। दारा शिकोह ने हस्तक्षेप किया और दक्षिण के कुछ युद्ध बच गए। 1657 में उत्तराधिकार युद्ध के समय औरंगजेब उत्तर भारत की ओर लौट आया। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मुगल संबंधों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि मुगल आक्रमण से सुरक्षा का आश्वासन मिल जाने पर बीजापुर और गोलकुंडा ने सुदूर दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया था। उत्तर की तरफ बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि उत्तर में मुगलों के साथ अनाक्रमण संधि हो चुकी है। इसलिए उन्होंने सुदूर दक्षिण की तरफ अपना विस्तार किया और अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली। दक्षिण में इन दोनों शक्तिशाली राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा का उदय चिंताजनक था, विशेष रूप से इसलिए कि वहाँ के शासक अपने अधिकृत क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। बीजापुर में शाहजी और गोलकुंडा में मीर जुमला जैसे सामंतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर शाहजहां को मध्य एशिया में जो क्षति उठानी पड़ी थी उससे उसकी साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई थी, जिसे पुनर्स्थापित करने के लिए दक्षिणी राज्यों के प्रति कड़ाई का प्रदर्शन करना अनिवार्य था। आप मध्य एशिया में असफल हो रहे हो तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपको भारत में अपना शासन है जो सुदृढ़ करना पड़ेगा। इसलिए दक्षिणी राज्यों के प्रति कड़ा रुख अपनाया गया। आर्थिक कारणों से भी कोरोमंडल का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण था। अतः मुगलों द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा के साथ सीमा के पुनः निर्धारण की मांग की जाने लगी। ऐसे में जो दोनों राज्य अब शक्तिशाली हो रहे थे, बीजापुर और गोलकुंडा, उन्होंने भी मुगलों का विरोध किया। इस तरह से दक्षिण में अस्थिरता बनी रही और मुगल शासकों का बीजापुर और गोलकुंडा पर पूरी तरह से प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। लेकिन आप देखिए
शाहजहाँ के पूरे शासनकाल में दक्षिण में अस्थिरता बनी हुई है और एक शक्तिशाली राजकुमार को वहाँ का कार्यभार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजापुर और गोलकुंडा अत्यंत शक्तिशाली हुए हैं। उन्होंने सुदूर दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार किया है और वो दक्कन में मुगल प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं। इस दक्षिणी भारत की इस परिदृश्य में ही अंततः शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब उत्तराधिकार संघर्ष में हिस्सा लेता है। इसी के साथ हम ये विषय यहीं समाप्त करते हैं। शाहजहाँ की पश्चिमोत्तर सीमांत और कंधार नीति, मध्य एशियाई नीति, धार्मिक नीतियों को हम अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।